एवरीवन नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आपकी डिमांड्स पर ही बीए फर्स्ट ईयर पे राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हम एक क्लास लेकर आए हैं मित्रों, जिसके अंतर्गत लगभग 25 से 30 लेक्चर होने वाले हैं। इस 25 से 30 लेक्चर के अंदर हम राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र प्रथम हम पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से दोस्तों हम एक एक टॉपिक के अंतर्गत जा करके एक एक पॉइंट को, सभी टॉपिक्स के अंदर जो भी पॉइंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट जहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उन सभी कंफ्यूजनों पर हम एक समग्र चर्चा करेंगे। हम उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, वो किताबी लैंग्वेज को छोड़ करके। तो दोस्तों हम उसे व्यवहारिक रूप से उसे किस प्रकार से समझा जा सकता है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे सेशन में दोस्तों बने रहे हैं, और ये हमारा पहला लेक्चर होने जा रहा है बीए फर्स्ट ईयर के उन सभी छात्रों के लिए जो राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र 2 दोनों में कहीं ना कहीं कंफ्यूज, अपने आप में डिफिकल्टीज महसूस करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ही दोस्तों मैं ये सेशन लेकर आया हूं, जिनको की कुछ समस्या आ रही है राजनीति विज्ञान को समझने में, या कहें कि ये भी कह सकते हैं कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे होते हैं पढ़ने में जो पढ़ तो लेते हैं, परंतु कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिन्हें रटना होता है। जैसे कि हम इसी लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं कि राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। एक्चुअली हम दोस्तों उसको रट लेते हैं, किताबी लैंग्वेज के हिसाब से रट लेते हैं, परंतु उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों समझने का प्रयास भी कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या होती है कि उसको कैसे समझा जाए, किस वे में उसको समझाया, राजनीति विज्ञान कैसे डेवलप हुआ, इसका अर्थ क्या है, विशेषता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, या कहें कि इसके कौन कौन दृष्टिकोण। तो जैसे ही ये दोस्तों ये टर्म्स आती है कि इसके परंपरागत दृष्टिकोण या आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, तो क्या होते हैं परंपरागत दृष्टिकोण या क्या होती है आधुनिक दृष्टिकोण, ये हम किताबों में पढ़ते हैं तो किताबी लैंग्वेज के तहत हम समझ नहीं पाते। तो दोस्तों हम उसी समस्या पर आज यहाँ बात करेंगे, व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को समझा जा सकता है, हम इस पर एक समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों बने रहें वीडियो के एंड तक, समझने का प्रयास करें। और अगर आप, ये प्रथम वीडियो है दोस्तों, प्रथम क्लास है हमारी ये राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि दोस्तों कि आप सभी क्लासों में इसी तरह बने रहें। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और दोस्तों अगर पसंद आती है क्लास तो सभी वीडियो को, सभी क्लासों पर प्लीज बने रहिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ें। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप किसी क्लास को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, अगर वो आपकी सभी डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहा है, कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी टीचर हो सकते हैं, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, कोई भी अगर आपकी पूरी डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहा है, अगर आपको कंटिन्यूअसली क्लासेस दे पा रहा है और सभी टॉपिकों पर विस्तार से इस प्रकार से क्लास दे पा रहा है जिससे कि आपकी समझ डेवलप हो रही है, तो दोस्तों आप एक किसी भी टीचर को पकड़िए, है ना, किसी भी एक खूंटे से बन जाइए, ज्ञान की आप में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके सारे टॉपिक अपने आप कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो जानते हैं कि हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। आज एक चूंकि हमारा पहला लेक्चर है और पहली क्लास है राजनीति विज्ञान पे, इसलिए मैं आप पर ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। हम आज से कुछ बेसिक बातें करेंगे राजनीतिक विज्ञान से संबंधित और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के संबंधित। ठीक है, वो कौन कौन की प्रथम इकाई जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस प्रथम इकाई में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ 2-3 टर्म्स की हम विशेषकर बात करेंगे, जिसमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा और ना ही ज्यादा आपके ऊपर बर्डन डालूंगा। पहली क्लास है इसलिए कुछ टर्मिनोलॉजी को आप पढ़ते चलिए। एक टीचर से पढ़ने का एक कारण मैं इसलिए भी बता रहा हूं दोस्तों, क्या होता है कि राजनीति विज्ञान पढ़ाते वक्त जो टर्मिनोलॉजी मैं बोलता हूं, जो रिपीट करता हूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कुछ टर्मिनोलॉजी सभी सब्जेक्टों में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है दोस्तों जो शुरू से लेकर एंड तक चलती है, और जब उस टर्मिनोलॉजी को आप बार बार सुनते हैं ना, तो वो आपको रटा सी जाती है और आप उसका अर्थ भी फिर निकालने लग जाते हैं। और जब उस टर्मिनोलॉजी को आप समझने लगेंगे तो दोस्तों उससे संबंधित और जो टर्मिनोलॉजी होती है उनको भी आप भली भांति प्रकार से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि अलग अलग जगह भटकने से ज्यादा बेहतर है कि किसी एक जगह बन जाइए, जो कोई आपकी पूरी डिमांड को फुलफिल कर पा रहा हो, वो जो आपको सभी टॉपिक्स के बारे में समझा पा रहा हो, उस क्लास पर आप ज्वाइन कर लीजिए और कंटिन्यूअसली उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बीए फर्स्ट ईयर पर राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं,
जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थ, परिभाषा, राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी को हम समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है और किसको कहते हैं अर्थ, क्या होता है अर्थ, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे परिभाषा। दोस्तों परिभाषा का एक सिंपल सा कुछ अर्थ होता है जो मैं परिभाषा पढ़ाते वक्त आपको शॉर्ट में बताऊंगा। परिभाषा सिर्फ हमें रस शब्द रटा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों बोली जाती है परिभाषा, क्यों दी जाती है, इसका एक कारण भी देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम बात करेंगे प्रकृति की और फिर लास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे इसके क्षेत्रों से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत समाहित होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो का एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे प्रथम इकाई, राजनीतिक विज्ञान प्रथम इकाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 5 इकाइयां हैं दोस्तों। पांचों इकाई को हम अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ पहली इकाई से प्रारंभ किया है। इस पहली इकाई के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए इसके अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान की का अर्थ के साथ ही साथ उसकी परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र का अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद में जब दोस्तों ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, या कहें कि ये जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी अध्ययन पद्धतियों की, कि राजनीतिक विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं दोस्तों, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन अर्थात पहले की पुरानी पद्धति, और आधुनिक अर्थात वर्तमान में कौन सी पद्धति अपनाई जा रही है राजनीतिक विज्ञान को लेकर, उससे संबंधित हम एक समग्र चर्चा इस पे भी करने वाले हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान का दूसरी जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ तुलना करके इसके बीच में हम तुलना करेंगे। जैसे कि राजनीति विज्ञान की तुलना हम विज्ञान से करेंगे, राजनीति विज्ञान की तुलना हम समाजशास्त्र से करेंगे, राजनीति विज्ञान की तुलना हम अर्थशास्त्र से करेंगे, उसके बाद इतिहास से करेंगे। इस प्रकार विभिन्न जो समाज शास्त्र है, जो सामाजिक विज्ञान हैं, उन सब के साथ में हम राजनीति विज्ञान की तुलना करके देखेंगे, जिससे हमारी राजनीति विज्ञान के अंदर पकड़ और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो अब शुरू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। हमारी क्लास स्टार्ट होती है यहां से। इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे अर्थ और परिभाषा की। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्षेत्र और दृष्टिकोण की। फिर हम समझने का प्रयास करेंगे इसकी प्रकृति को, कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है। और फिर हम दोस्तों बात करेंगे इसकी कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के मध्य में दोस्तों अंतर क्या है, कि किस प्रकार की थिंकिंग या किस प्रकार के विचार प्राचीन समय में थे राजनीति विज्ञान को लेकर के, और राजनीति विज्ञान को लेकर ही आज के समय में अर्थात आधुनिक समय में किस प्रकार के विचार व्यक्त किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट में इस यूनिट के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दोस्तों कि हमारा जो राजनीति विज्ञान है ये विज्ञान है या नहीं। इस पर भी एक समग्र चर्चा की जाएगी कि राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। इसमें कोई हम एक डिसीजन नहीं पढ़ने वाले। जैसे कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूं कि हम बीए के स्टूडेंट दोस्तों, हमें सभी टॉपिक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं तो उस टॉपिक की दोस्तों आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की विशेषताओं का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। आपको उसके बारे में दोनों पक्षों का पता होना जरूरी होता है। आपको दोनों पक्षों की तुलना करना आना चाहिए। अगर आप दोनों पक्षों की तुलना कर पा रहे हैं, जैसे मैं अभी बता देता हूं कि मान लीजिए कि हम राजनीति विज्ञान, इसको हम विज्ञान मान ले, तो ऐसे कौन से आधार है, ऐसे कौन से तत्व है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारा ये राजनीति विज्ञान विज्ञान है। इसी के विपरीत अगर हम बात करें कि ऐसे कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से तत्व है दोस्तों जिसकी कमी राजनीति विज्ञान के अंदर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की दोनों संभावनाओं की हम बात यहां करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ। हम समझेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आप पूरी चीज हटा दीजिए, भूल जाइए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। अब सुनिए बात को, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं,
मैं विशेषकर बीए के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं दोस्तों। बीए के अंतर्गत जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं। प्रथम तरीका होता है बुक्स, किताबी लैंग्वेज, जिसे हम थ्योरेटिकल नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, कि थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है? एक तो ये हो जाता है जिसे हम 10th और 12th में फॉलो करते हैं, अर्थात रटन विद्या जिसे बोलते हैं, कि बुकों को रटते हैं, रटने के बाद में हम उसकी आंसर राइटिंग एग्जाम में करके आते हैं। ठीक, एक होती है दोस्तों व्यवहारिक, एक व्यवहारिक अध्ययन होता है। व्यवहारिक अध्ययन के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करते हैं, ना कि रटने का कि वो टॉपिक एक्चुअल में क्या है। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पर आने वाली है कि राजनीति विज्ञान को पढ़ते वक्त आपको दोनों चीजों को अप्लाई करना है। आपको किताबी ज्ञान को भी अप्लाई करना है, थ्योरेटिकल स्टडी को भी अप्लाई करना है, साथ ही साथ में आपको व्यवहारिक अध्ययन को भी अप्लाई करने की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं दोस्तों, उसका अर्थ कुछ आप अपने दिमाग को भी चलाते रहिए। जब मैं बताऊंगा तो उसको कुछ इमेज करने की कोशिश कीजिए, मतलब उसको ना कुछ सोचने की। जैसे ही मैंने कुछ बोला कि दोस्तों की फलानी जगह पर एक ऐसा देश हुआ करता था, तो आप अपने अंदर ही इमेज कीजिए उसको कि हाँ यार ऐसा कुछ देश हुआ करता था जहां पर कुछ ऐसा नदी या ऐसा सागर था जहां इंसान अगर कूद भी जाए तो उसमें डूबे नहीं। तो ऐसा इमेज करना, जब इमेज करने की पावर आपके अंदर आ जाएगी ना, तो कोई भी टॉपिक्स दोस्तों ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ से परे हो जाए। आपकी जो है आपकी जो मानसिक क्षमता है उससे परे कोई सा भी टॉपिक नहीं जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने राजनीतिक विज्ञान का अर्थ को। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ दोस्तों सबसे पहले हम थ्योरेटिकल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स, किससे दोस्तों? राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। समझिए बात को कि राजनीति विज्ञान की भी यहाँ बात नहीं हुई है, यहाँ केवल राजनीति लिखा हुआ है। समझिए इस बात को। राजनीति विज्ञान का विकास भी हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली ही राजनीति विज्ञान आ गया होगा। जैसे कि अगर हम बात करें प्राचीन समय की, तो दोस्तों चाणक्य को हर कोई जानता है। आज चाणक्य है ना, चाणक्य को हर कोई जानता है, चाणक्य को। तो दोस्तों चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, अब वैसे वो नाम तो बेसिकली अर्थशास्त्र था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा शासन उस बुक के आधार पर चलता था, अर्थात कि वो राजनीतिक विज्ञान थी, लेकिन उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत एकदम तरीके से डेवलप नहीं हुई कि राजनीतिक विज्ञान बन के आ गई। उसका भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकास हुआ होगा। जैसे कुछ समय पहले अरस्तु ने कुछ चीजें बोल दी, उसके बाद प्लेटो ने कुछ चीजें बोल दी, उसके बाद में चाणक्य जी ने कुछ चीजें बोल दी। इस प्रकार से विभिन्न जो दार्शनिक हुए दोस्तों राजनीति के अंतर्गत, उन दार्शनिकों के द्वारा कुछ विचार रखे गए, उन विचारों का समग्र रूप बनाने के बाद ही राजनीतिक विज्ञान का जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसका जन्म किस प्रकार हुआ जरा ये समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ, एक थ्योरेटिकल, उसके बाद हम व्यवहारिक समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और अंग्रेजी का ये पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है मित्रों। किससे बना है? पोलिस शब्द से। तो जो राजनीति जो हम बात कर रहे हैं, ये राजनीति अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। और ये पॉलिटिक्स कहां से आया है? तो दोस्तों यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है पोलिश, उस पोलिस शब्द से आया है। और इस पोलिस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पोलिस का अर्थ होता है नगर और राज्य। पोलिस का अर्थ क्या होता है? नगर और राज्य। ठीक है, तो नगर और राज्य पुलिस का अर्थ। इस शब्द को जरा याद रखने का प्रयास करेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट बाद आप चाहे तो भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पॉलिटिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स किससे बना है? पोलिस से। और उस पोलिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? नगर राज्य। नगर राज्य अर्थात कि किसी जगह के छोटे छोटे नगर या फिर छोटे छोटे राज्य। ठीक है, हाँ। उसके बाद में पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था दोस्तों, वो किसने किया था? अरस्तु के द्वारा इस पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये हो जाता है हमारा थ्योरेटिकल प्रैक्टिस। थ्योरेटिकल समझिए ना, थ्योरेटिकल में क्या 3 चीजें विशेषकर आपको याद रखना है। सबसे पहले पॉलिटिक्स कहां से आया है? पोलिस से आया। पोलिस क्या है दोस्तों? पोलिस का अर्थ क्या है? नगर राज्य। ठीक है, और पोलिस क्या है? यूनानी भाषा का एक शब्द है पोलिस, और उस पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य था छोटे छोटे नगर या राज्यों को लेकर के पोलिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, यूनानी भाषा में।
इसके बाद में अगर हम बात करें कि पॉलिटिक्स का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था दोस्तों, तो पॉलिटिक्स का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, विद्वान कौन थे, अरस्तु। ठीक है, ये होता है हमारा थ्योरेटिकल प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। अब हम थोड़ी सी व्यवहारिक बात कर लेते हैं। दोस्तों सुनिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ डायरेक्ट राजनीति विज्ञान से तो हुआ नहीं होगा, तो उसकी शुरुआत हम यहीं से मान लेते हैं। जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स शब्द जो आया है वो यूनानी भाषा के शब्द की पोलिस से आया है, चलिए हमने मान लिया, ठीक है। और अरस्तु ने सबसे पहले बोल दिया भैया ये पॉलिटिक्स है, इस पोलिस शब्द को उठाया और पॉलिटिक्स से बोल दिया। परंतु 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 सुनिए, अब बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जब दोस्तों अरस्तु थे, प्लेटो थे या अन्य दार्शनिक थे प्राचीन काल में, पुराने समय में, तो वो लोग पॉलिटिक्स का मतलब नगर, छोटे छोटे नगर राज्यों से लगाया करते थे। किससे? छोटे छोटे नगर राज्यों से, ठीक है, ना कि बृहद पूरे एक देश से। छोटे छोटे नगरों को लेकर के वो पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल करते थे, ठीक। उसके बाद में धीरे धीरे दोस्तों इसका विकास हुआ, पॉलिटिक्स का विकास हुआ, और फिर धीरे धीरे ये बना पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में प्रयोग होने लगा इसका, किसका? पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स का विकास हुआ, ये पॉलिटिकल साइंस बना, अर्थात राजनीति से राजनीतिक विज्ञान बना। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स का इस्तेमाल जिन छोटे छोटे नगरों के लिए किया जाता था दोस्तों, अब उन नगरों के स्थान पर अब उसका इस्तेमाल, अर्थात पॉलिटिकल का इस्तेमाल, पॉलिटिकल साइंस का इस्तेमाल अब बृहद राष्ट्रों के राज्यों के लिए किया जाने लगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि जो पॉलिटिक्स था, जब तक पॉलिटिक्स था तब तक छोटे छोटे नगरों के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। वो जैसे ही पॉलिटिकल साइंस बना तो उसका जो नगर राज्य थे दोस्तों, उनका भी आकार बढ़ गया, तो उनका भी क्षेत्र बढ़ा। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का विकास हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारा एक व्यवहारिक अध्ययन, ठीक है ना? समझ आया? क्लियर हुआ है? राजनीति विज्ञान का अर्थ क्लियर हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर हो गया हो तो यस करके, प्लीज यस करके और मुझे कमेंट करके एक अपनी प्रतिक्रिया देने की जरूर कृपा करें। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा पर, सॉरी क्षेत्र के बारे में, कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या होते हैं। अगर हम परिभाषाओं की बात भी करें दोस्तों, तो परिभाषाओं के अंतर्गत भी हम कुछ इसमें बात कर सकते हैं। जैसे परिभाषाओं की दोस्तों, तो परिभाषाओं के अंतर्गत प्रोफेसर गार्नर है दोस्तों, प्रोफेसर गार्नर का सुन लीजिए, पीपीटी में नहीं ऐड किया मैंने, प्रोफेसर गार्नर है दोस्तों। तो उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान का जो आरंभ है और अंत है, किसने? प्रोफेसर गार्नर ने। चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे तो आपकी किसी भी बुक में मिल जाएगा, क्योंकि ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा के लिए फेमस है। तो प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत और अंत दोनों कहां से होते हैं? राज्य से होते हैं। अब समझिए बात को, राज्य से होते हैं। अब इस बात को आप दिमाग में फिट करके रखना कि प्रोफेसर गार्नर ने क्या बोला है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत दोनों कहां से हो रहे हैं? राज्य से हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफेसर गार्नर जो है जो राजनीति विज्ञान है दोस्तों, तो राजनीति विज्ञान का जो केंद्र बिंदु है, किसको मान रहे हैं? वो राज्य को मानकर चल रहे हैं, ठीक है, राज्य को मानकर चल रहे हैं। और ये जो थे वो प्राचीन दार्शनिक थे। गार्नर कौन थे? प्राचीन दार्शनिक थे, ना कि आधुनिक दार्शनिक, ठीक है। तो एक प्राचीन दार्शनिकों का अर्थात परंपरावादी दृष्टिकोण का एक पॉइंट हमारा यहीं से निकल जाता है, ठीक है, कि प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत दोनों राज्य से होता है, अर्थात उन्होंने राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु राज्य को माना है। जबकि आधुनिक विचारक जो होते हैं दोस्तों, वो राज्य या सरकार को अपना केंद्र बिंदु न मानते हुए समाज को केंद्र बिंदु मानते। समाज अर्थात व्यक्ति, समाज के अंदर भी दोस्तों, ना कि सिर्फ समाज, बल्कि समाज के अंदर व्यक्ति की भावना को केंद्र बिंदु बना करके राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो जाती है दोस्तों एक परिभाषा, आप यहां से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, इसको पढ़ करके आप कहीं ना कहीं, हो सकता है जब आपने पहली बार बुक को टच किया हो, पहली बार बुक को पढ़ने का प्रयास किया हो, तो वहां जाकर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि अब ये क्षेत्र क्या होते हैं। इस क्षेत्र को, मतलब क्षेत्र है ना, कुछ भी तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र अर्थात ये होता है, सिंपल भाषा में समझिए आप,
कि जो राजनीति विज्ञान एक अध्ययन है दोस्तों, ये अध्ययन हमको किस किस प्रकार का अध्ययन करवाने में सक्षम है, मतलब किस किस प्रकार का अध्ययन ये करा सकता है। तो यही जो किस किस प्रकार का अध्ययन करवा सकता है ना, यही उसका क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अर्थात कि किस विषय वस्तु को किस लिमिट तक समझने में राजनीतिक विज्ञान सक्षम है, वो जिस लिमिट की मैंने यहां बात की है वही लिमिट राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र हो जाता है। क्या अब क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, अगर क्लियर है तो कमेंट में यस प्लीज। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक एवं विस्तृत है। मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू वर्तमान में राजनीतिक रूप धारण न कर ले, इस प्रकार राजनीति विज्ञान का अध्ययन का विषय बन जाए। तो यहाँ कहने का अर्थ है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है वो काफी व्यापक हो चुका है। आज के समय में, आधुनिक समय में मानव जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो राजनीतिक विज्ञान को या अर्थात राजनीतिक जीवन को टच न करता हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र आधुनिक समय में आकर के काफी विस्तृत, काफी बड़ा हो चुका है कि राजनीतिक विज्ञान के बिना अब कुछ भी अर्थात किसी राष्ट्र के विकास की संभावना जो है संभव नहीं है। ठीक है, इस कारण से राजनीतिक विज्ञान का अर्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। दोनों भागों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, प्राचीन और आधुनिक। तो प्राचीन और आधुनिक का मतलब क्या हुआ कि प्राचीन जो दार्शनिक थे, प्राचीन जो विद्वान थे और आधुनिक जो विद्वान है, इन दोनों की सोच में क्या डिफरेंस है राजनीतिक विज्ञान को लेकर के, कि पुराने लोग अर्थात पुराने दार्शनिक क्या सोचते थे राजनीतिक विज्ञान के बारे में, और आज के वर्तमान के जो आधुनिक दार्शनिक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान है, वो आज के समय में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो दोनों की हमें दृष्टिकोण को हमें जानना है। तो दोनों ही दृष्टिकोणों के बारे में दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर दिया गया है कि परंपरावादी या प्राचीन दृष्टिकोण के बारे में समझाइए और साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में भी चर्चा हमको करनी है। क्लियर है? तो दोनों क्षेत्रों को दोस्तों हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करें। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी तक आ रही हो आपको, राज्य के अर्थ से लेकर के राज्य के क्षेत्र और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत तीनों टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत अगर आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और आप ये बिल्कुल भी ना सोचें, अगर आपको एक भी पूरी क्लास के अंदर अगर दोस्तों आपको एक भी कंफ्यूजन होगी तो उस एक अकेली कंफ्यूजन पे एक व्यक्ति की कमेंट पे दोस्तों वीडियो मैं बना के इस चैनल पे डालूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि यार मैं कमेंट करूंगा, सर पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कि मेरी समस्या का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी मत सोचिए। आप एक बार कमेंट करके देखिए, अगर उस कमेंट का संभव अगर हुआ कि जवाब के माध्यम से आपको आंसर दे दी जाए तो ठीक है, अन्यथा मैं उस एक कंफ्यूजन पे भी वीडियो बना के डालूंगा, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, मैं अपने काम में बिल्कुल लगा हूं ईमानदारी से। तो बस आप भी इसी ईमानदारी के साथ में इसको पढ़ते जाइए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उसका समाधान करना मेरी जवाबदारी है और मेरा कर्तव्य है। ठीक है, ओके। तो अब हम दोनों दृष्टिकोणों का हम एक एक करके अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण की। परंपरागत दृष्टिकोण को आप भली भांति समझ चुके हैं कि क्या होता है परंपरावादी दृष्टिकोण, अर्थात प्राचीन जो विद्वान थे, जो प्राचीन दार्शनिक थे, वो राजनीतिक विज्ञान को लेकर क्या सोच रखते थे। ठीक है, तो इसी को लेकर दोस्तों सबसे पहली बात जो थी वो थी कि मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन क्या था, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। परंपरावादी दृष्टिकोण की दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं परंपरावादी दृष्टिकोण की। तो परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो प्राचीन दार्शनिक थे दोस्तों, वो उनका मानना था कि राजनीतिक विज्ञान जो है, जो राजनीतिक विज्ञान आधुनिक और परंपरागत दोनों को पहले तो आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए।
जब हम आधुनिक की बात करेंगे तो आधुनिक की बात करेंगे, और अभी जब हम बात कर रहे हैं प्राचीन की अर्थात परंपरावादी की, तो हम प्राचीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आधुनिक को है ना उंगली मत करने दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो विद्वान थे उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान समाज पर केंद्रित है। अब यहाँ पर आपको प्रोफेसर गार्डनर का की जो परिभाषा थी वो याद आना चाहिए, है ना। तो गार्डनर की परिभाषा के अंतर्गत क्या था कि उनका राजनीतिक विज्ञान किस पर केंद्रित था, समाज या फिर राज्य पर। ठीक है, क्योंकि राज्य से ही राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है और एंड होता है, ऐसा गार्डनर का कहना था। तो यहाँ पर प्राचीनवादियों का भी स्पष्ट कहना है दोस्तों कि मानव का जीवन, यहाँ पर अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाए तो मानव का जो जीवन है वो सर्वप्रथम आता है। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरा कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन तो संभव नहीं था उस समय, कि ऐसा कोई राजनीतिक विज्ञान तो नहीं था, और ना ही ऐसा प्राचीन दार्शनिक मानते थे कि राजनीतिक विज्ञान जो है मनुष्य के सभी पहलुओं का अध्ययन तो नहीं करता है, परंतु उसके जो आवश्यक जो राजनीतिक अधिकार है या राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जो भी उसके राइट्स हैं उन सबका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान करता है। तो इसका मतलब यह हुआ है कि जब संपूर्ण मानव के जीवन का अध्ययन अगर राजनीतिक विज्ञान नहीं कर रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह कहीं ना कहीं पूरी समाज को लेकर चल रहा है। मतलब कि व्यक्ति के जो पर्सनल लाइफ है दोस्तों, पर्सनल जीवन जो है ना, जो व्यक्तिगत जीवन है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा है। मतलब व्यक्ति क्या सोचता है, कैसी उसकी भावनाएं है, क्या चाहता है, इस पर बात ना करते हुए वो बात करता था कि समाज क्या चाहता है, समाज कैसा है, समाज कैसा होना चाहिए। मतलब प्राचीन जो राजनीति विज्ञान था वो पूरी समाज की बात करता था, ना कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन या उसकी व्यक्तिगत सोच की। ठीक है, ये क्लियर इतना सब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का अध्ययन, कि दोस्तों राज्य का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के द्वारा राज्य का भी अध्ययन किया जाता था। तो यहां पर होता क्या है कि राजनीतिक विज्ञान का जो प्रमुख अध्ययन विषय है दोस्तों वो राज्य ही है। प्राचीन समय में जैसे कि प्रोफेसर गार्डनर ने कहा था, है ना, कि राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत और राजनीतिक विज्ञान का अंत कहाँ होता है, राज्य से होता है। तो मतलब क्या है कि राजनीतिक विज्ञान का जो को समझने का, अध्ययन करने का जो केंद्र था, केंद्र क्या था, राज्य ही था। ठीक है, तो राज्य ही इसका केंद्र है दोस्तों, है ना। और इसी प्रकार से कुछ विद्वान कहते हैं कि राज्य क्या है, क्या कर रहा है और क्या होना चाहिए, और राज्य की उत्पत्ति, उसका कार्य क्षेत्र और जो विकास है, इन सब का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत होना चाहिए। तभी कर जाकर के वो कोई भी अध्ययन एक राजनीतिक अध्ययन हो सकता है या राजनीतिक विज्ञान हो सकती है। ठीक है, तो ये थी परंपरावादियों की सोच दोस्तों। इसके अलावा सरकार का अध्ययन, मानव, पहले में हमने देखा मानव का अध्ययन, ठीक है, दूसरे हमने देखा राज्य का अध्ययन, तीसरे में हमने बात की सरकार का अध्ययन। तो सरकार दोस्तों, सरकार में आगे चल के अब सेकेंड क्लास में आपको बताऊंगा कि सरकार जो अभी शब्द बोलने जा रहा हूं, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग सरकार होती है। अब राज्य के 4 महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, राज्य के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें एक होती जनसंख्या, ठीक है, एक सरकार, जनसंख्या, सरकार, उसके बाद स्वतंत्रता और भूभाग। अभी चारों बातों पर जो तत्व है या अंग है, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अभी ये सिर्फ ये समझते चलिए कि राजनीतिक विज्ञान वही विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान हो सकता है जो सरकार का अध्ययन करे या सरकार के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन सक्षम रूप से कर सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार जो है राज्य का एक अभिन्न अंग या महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, कि सरकार के विकास का अध्ययन वो कर सके, इसी प्रकार से उसकी शासन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सके कि देश में किस किस प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो सरकार के जो अलग अलग अंग है, उनके संगठन है या कार्य है, या उसके जो संगठन और कार्य है उसके पारस्परिक संबंधों की चर्चा वो कर सके, उसके बीच में तुलनात्मक अध्ययन कर सके, या कहें कि निर्वाचक प्रणाली के बारे में बता सके, राजनीतिक दल के बारे में बात कर सके,
लोकमत या स्थानीय शासन का अध्ययन। तो इस प्रकार से सरकार के विभिन्न पहलुओं को टच करते हुए जो भी विज्ञान आगे बढ़ेगा वही राजनीतिक विज्ञान कहलाएगा, ऐसा कहना प्राचीन दार्शनिकों का था। ओके, नेक्स्ट है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन करता हो। तो जो प्राचीन समय के दार्शनिकों का कहना था कि राजनीतिक विज्ञान दोस्तों वह विज्ञान है जो किसी राष्ट्र की क्षेत्रीय, आंतरिक और बाहरी तीनों दशाओं का अध्ययन स्पष्ट रूप से करता है। ठीक है, तो वो राजनीतिक विज्ञान हुआ करता था। ठीक है, तो क्या आप प्राचीन दार्शनिकों के विचार राजनीतिक विज्ञान को लेकर जो विचार हैं क्या वो उनसे स्पष्ट हो पाए हैं, क्लियर हो पाए दोस्तों? अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की, राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान है वो राजनीतिक विज्ञान को लेकर क्या अपना मत रखते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे मानव व्यवहार एवं प्रक्रिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरे राजनीतिक विज्ञान की कुछ टर्मिनोलॉजी सभी चेंजेस होने वाली है, सारी टर्मिनोलॉजी चेंजेस होने वाली है। प्राचीन लोग अर्थात प्राचीन दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु राज्य अर्थात राज्य और सरकार को मानते थे और व्यक्ति को ना मानकर समाज को मानते थे। लेकिन आधुनिक के अंतर्गत पहले पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए जरा कि मानव व्यवहार एवं प्रक्रिया। जो आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाले जो दार्शनिक है राजनीतिक विज्ञान को लेकर, तो दोस्तों उनका जो केंद्र बिंदु है राजनीतिक विज्ञान का वो मानव और मानव का व्यवहार और उसकी प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति की भावनाएं क्या है, वो किस प्रकार के कार्य करता है और किस प्रकार के कार्य करना चाहता है, वो किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहता है, वो कैसे कार्य इस वक्त कर रहा है और उस कार्य को करते वक्त उसको कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से किया जाता है। ये आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों का मानना है। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। आप डिफरेंस यही करते चलिए दोस्तों, क्योंकि आपके इसी पार्ट में एक क्वेश्चन आता है कि परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में तुलना कीजिए। ठीक है, तो ये जो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको ध्यान पूर्वक इस वीडियो को इसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपका वो तुलनात्मक वाला क्वेश्चन यही क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक क्लास या एक वीडियो सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन के रूप में आपको अलग से प्रोवाइड